हेलो स्टूडेंट। मैं यादवेंद्र यादव। आपको हम पिछली क्लास में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने आपको कोरोजन के बारे में आपको बताया था और रेंसिडिटी के बारे में बताया था। यानी कि कोरोजन का मतलब होता है, हमने आपको बताया था कि कोई हमारा अ, धातु पदार्थ है। यदि उस धातु पदार्थ में ऑक्सीजन और मॉइस्चर आकर के एक एसिड फॉर्म कर देते हैं, जिससे धातु की क्वालिटी जो होती है, मीन्स जो धातु का उसमें बोल दे तो उसमें जंग जो लग जाता है, मीन्स रस्टिंग हो जाती है और धातु का हर एक एक पार्ट कमजोर हो जाता है। तो वो तो हुआ हम लोगों का कोरोजन। एग्जाम्पल हमने ढेर सारा आपको दिया था कि जैसे लोहे में क्या होता है कि जंग लग जाता है। तो जंग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन और H2O मॉलिक्यूल जा करके जो हम लोगों का लोहा है उसकी सरफेस मीन्स उसके ऊपरी लेयर पर जा करके बैठ जाते हैं, जिसके कारण उसमें क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि कॉपर है। कॉपर क्या कर देता है कि अपने वातावरण में CO2 से रिएक्शन कर लेता है, जिससे क्या होता है कि कॉपर कार्बोनेट का फॉर्म कर लेता है। जब कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है तो आप जब कॉपर में कोई चीज रस्टिंग हो गई, जंग लग गया, तो आपको वो जो है ना लुइस ग्रीन जैसे टाइप को दिखाई पड़ेगा। तो हमने कॉपर के लिए आपको एग्जांपल दिया था। फिर नेक्स्ट हमने आपको सिल्वर के लिए दिए, जो हम लोगों का चांदी होता है। चांदी क्या होती है? धीरे धीरे सल्फर के इन्वायरमेंट में क्या होता है कि सल्फर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो क्या कर देते हैं? सिल्वर पर अटैक कर देते हैं। तो अटैक करने के बाद क्या होता है कि चांदी हम लोगों की काली पड़ जाती है। तो वही होता है आप लोगों का कोरोजन। सेकेंड चीज हमने आपको बताया था कि रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि यदि हम लोग कोई भोज्य पदार्थ खा रहे हैं जो ऑयल और फैट से बना हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम बाद उसमें कुछ ऐसी दुर्गंध आने लगती है, जिससे उसको हम बोलते थे रेंसिडिटी। तो हमने ढेर सारे आपको एग्जांपल्स बताए कि जैसे हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं तो पैकेट में बना होता है, तो पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल हुई होती है। यदि नाइट्रोजन गैस में फाड़ दूं और 2-4 घंटे के लिए उसमें रख दूं, तो उसमें क्या होती है कि सीलन आ जाती है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो जाता है कि हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो आकर के उस पर चिपक जाते हैं, मॉइस्चर की फॉर्म कर लेते हैं। तो उसमें क्या होती है कि अजीब सी दुर्गंध आती है। तो ठीक है स्टूडेंट, ने आज हम लोगों का जो टॉपिक है बैलेंसिंग एंड केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है। आपको हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के दो पद होते हैं। मीन्स एक साइड क्या होता है? अभिकारक होता है, और दूसरी साइड हम लोगों का क्या होता है? उत्पाद होता है। अभिकारक को अंग्रेजी में हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि रासायनिक कोई, यदि हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया हो रही, तो उसमें क्या होता है कि जो अभिक्रिया करता है उसको तो हम लोग बोलते हैं अभिकारक। अभिक्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ हम लोगों का नया तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो हम लोगों का अभिकारक है और जो उत्पाद है, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, मीन्स बराबर होने चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बैलेंसिंग यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने अणु हैं, उतने ही प्रोडक्ट के अणु होने चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं आपको बैलेंसिंग का एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ कि आप कोई भी बड़ी से बड़ी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो आप यदि रूल से चलेंगे, कोई यदि रूल्स है, यदि हम लोग रूल से चलते हैं, तो जरूर हम लोग अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप क्लास 9th में या 8th में, बैक जो भी आपके क्लासेस थी, उसमें आपने सीखा था कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और अ, आपके संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो ये सब बातें आपने पिछली क्लास में सीखी, नहीं सीखा होगा। तो क्लास अभी मीन्स जो हम लोगों का सेकेंड चैप्टर होगा,
क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा, दूसरा हम लोगों का धातु से ही रिलेशन चैप्टर होगा। तो हम लोग धातु को वहां तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। स्टूडेंट, जब भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, धातु को। यदि धातु यदि मैं पहचान लेता हूँ तो पहले हम धातु को बैलेंस करते हैं। जैसे धातु बैलेंस हो जाती है तो हम लोग अधातु पर आते हैं। जैसे अधातु बैलेंस हो जाता है फिर से मुझे चेक कर लेना होगा कि अधातु को बैलेंस करते समय क्या धातु डिसबैलेंस तो नहीं हो गया। फिर से मैं धातु को चेक करता हूँ। जब धातु के मॉलिक्यूल इक्वल हो जाते हैं तो फिर मैं अधातु पर आता हूँ। अधातु को जब चेक कर लेता हूँ तो फिर हम लोगों को करना चेक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाता है तो फिर से हम लोगों को रिपीट कर लेना चाहिए कि क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय धातु तो डिसबैलेंस नहीं हो गई या अधातु तो डिसबैलेंस नहीं हो गई। जैसे यदि ये सारे तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं तो लास्ट में हम लोग आते हैं हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन जैसे बैलेंस हो जाता है उसी प्रकार हम लोगों की रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे यदि मैं बोलूँ कि एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का और दूसरा मॉलिक्यूल है फ्लोरीन का, ये क्या करता है, अभिक्रिया करके HF बनाता है। तो ये HF बनाता है तो आपको यहाँ दिखा कि अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ फ्लोरीन की देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बना है, मीन्स जो उत्पाद बना है, वहाँ हाइड्रोजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, सिंगल एटम के फॉर्म में दिख रहा है। फ्लोरीन का सिर्फ सिंगल दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए हमने तो पढ़ा ही है कि जितना अभिकारक होना चाहिए उतना उत्पाद होना चाहिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, यदि उत्पाद में मैं 2 जो है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज कर लूं तो हम सारे मॉलिक्यूल को बराबर देख सकते हैं। चेक कर लें। जैसे हम लोग देखें कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई हो चुका, तो 2 हाइड्रोजन के हो चुका। एफ के 2 मॉलिक्यूल, आपको 2 का गुणा एफ में भी हो जाएगा, मीन्स 2 के एच के मॉलिक्यूल और 2 एफ के मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि अभिकारक और उत्पाद क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि आपका H2 है प्लस O2 है, ये हम लोगों का बनाता है H2O। तो H2O हम लोगों को बना तो रहा है, लेकिन अब हम लोगों को देखना है कि अभिकारक का जितना मॉलिक्यूल है क्या उत्पाद का उतना मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो यहाँ चेक करते हैं, हाइड्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो चुके हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ हाइड्रोजन की तो 2 मॉलिक्यूल है, इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ एक 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 मॉलिक्यूल है, मीन्स एक एटम है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो चुका है, यहाँ ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 है। ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, हाइड्रोजन तो इक्वल है। यदि मैं यहाँ 2 से स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2O इस उत्पाद में कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो चेक कर लेते हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा तो ये इधर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल आ चुके हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा, 2 दूना 4 मॉलिक्यूल हो चुके। ठीक है, हाइड्रोजन हम लोगों का इक्वल हो चुका। ऑक्सीजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 2 से यहाँ गुणा होगा तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसलिए अब हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया मीन्स अभिकारक और उत्पाद क्या हो चुके, इक्वल हो चुके। तो मैं 2 4 5 एग्जांपल जो हमने आपको रूल्स बताया कि रूल्स में क्या हमने सीखा कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कोई है तो उस अभिक्रिया में मेरे को देख लेना है कि क्या है, धातु का कोई मॉलिक्यूल तो नहीं है। यदि धातु का मॉलिक्यूल है तो धातु को बैलेंस करो, उसके बाद अधातु पर आओ, फिर ऑक्सीजन पे आओ, देन हाइड्रोजन पे आना है। तो चलो हम इस रूल से सीखते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, Al2 एल्यूमिनियम और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है। तो यह हम लोगों का जो बनाता है प्रोडक्ट Al2O3 बनाता है। क्यों बनाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है। यदि मैं इसको तोड़ दूं 2 8 3 में टूटेगा, तो एल्यूमिनियम के अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंसी मीन्स जो संयोजकता की परिभाषा होती है वो होती है कि कोई भी एलिमेंट है उसके एलिमेंट के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस एलिमेंट की संयोजकता कहलाती है। तो एग्जाम्पल तौर पे मैंने एल्यूमिनियम का दिया कि एल्यूमिनियम को जो परमाणु क्रमांक था 13 था, इसको हमने तोड़ा, इसके अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस कहने का मतलब है कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होगी, जो संयोजकता होगी 3 होगी। ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। यदि मैं इसको तोड़ू तो ये क्या होगा, 2 6 में टूट जाएगा। जब ये 2 6 में टूटेगा तो ऑक्टला, ऑक्टला ये कहता है कि ऑक्टला में ये होता है कि लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 18 होने चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। तो इसमें क्या होता है कि आप 8 को पाने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मीन्स ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमेशा बैलेंसी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन में लिखी जाएगी और ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम में लिखी जाएगी। तो एल्यूमिनियम की बैलेंसी हो गई 3, ऑक्सीजन की बैलेंसी हो गई 2, इसलिए हमने लिखा Al की, ऑक्सीजन की Al में लिखेंगे तो लिख दिया Al2, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन में लिखेंगे तो हमने लिख दिया 3। इसलिए क्या हुआ कि ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ। चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट में क्या हम लोगों का सारे मॉलिक्यूल इक्वल है या नहीं है। तो हम लोगों का जो रिएक्टेंट था, अभिकारक था, Al2 था और ऑक्सीजन था। ये क्या कर रहा था, अभिक्रिया करके Al2O3 फॉर्म किया। तो ठीक है। अब यहाँ हम देखें कि एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो हमारा नियम ये कहता है कि पहले आप किसको बैलेंस करोगे, धातु को। ठीक है। धातु को, धातु हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेरा 2 है, एल्यूमिनियम मेरा 2 है, बैलेंस है। फिर मेरा नियम कहता है कि अधातु को बैलेंस करें। अधातु तो ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर 3rd नंबर पर आता है। तो यहाँ हम लोगों के जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसमें अधातु नहीं है, ऑक्सीजन है, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर तो 3rd नंबर पे आता है। ठीक है। अधातु नहीं है तो धातु ऑलरेडी बैलेंस है। हम आते हैं किस पर, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स में यदि मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ये 3 है, तो यदि मैं यहाँ 2 से मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाइज कर दिया तो क्या होगा कि धातु 2 2 जा 4 मीन्स 2 दूना 4, 4 मॉलिक्यूल हम लोगों के एल्यूमिनियम के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए एल्यूमिनियम को भी क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो 2 दूना यहाँ 4 मॉलिक्यूल हो चुके, मीन्स एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल इक्वल हो चुके, 4 हो चुके, इधर भी 4 हो चुके। लेकिन इधर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है 6 है, यहाँ मॉलिक्यूल क्या है, 2 3 जा 6, मीन्स यहाँ भी 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, एल्यूमिनियम के 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, एल्यूमिनियम के 4 मॉलिक्यूल। इसलिए यहाँ हम लोगों का रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। इसलिए संतुलित होता है कि अभिकारक और उत्पाद क्या है, बराबर है। तो स्टूडेंट, 1 2 एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। जैसे बोला जाए आपका CaCO3 है, यदि ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, यह हम लोगों का कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 में
ब्रेक हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या अभिकारक और उत्पाद बराबर है, तो रासायनिक अभिक्रिया वैसे ही संतुलित है। नहीं बराबर है तो हम लोग अभी सीखे, पहले हम लोग धातु को चेक करेंगे, अधातु को चेक करेंगे, ऑक्सीजन को चेक करेंगे, देन हाइड्रोजन को चेक करेंगे। ठीक है, चेक किया जाए। चलिए, यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम 1 मॉलिक्यूल, यहाँ भी कैल्शियम का 1। ठीक है, कार्बन चेक किया जाए, कार्बन का 1 है, कार्बन का 1। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। इस ऑक्सीजन में 1 मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं तो हम लोगों का भी यहाँ कितना मॉलिक्यूल आ जाता है ऑक्सीजन का? 3 मॉलिक्यूल, यहाँ भी 3 मॉलिक्यूल। इसका मतलब है अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है, इस रासायनिक अभिक्रिया में बैलेंस है। ठीक है, और एक आध दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं कि इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा, Cu है प्लस, सॉरी, Zn है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है। ये हम लोगों का ZnSO4 प्लस Cu मॉलिक्यूल बनाता है। Zn का 1 मॉलिक्यूल, कॉपर का 1 मॉलिक्यूल, सल्फेट 1 मॉलिक्यूल, Zn 1 मॉलिक्यूल, सल्फेट 1 मॉलिक्यूल, कॉपर 1 मॉलिक्यूल। इसका मतलब है अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में आज हम लोग सीखे कि अभिकारक और उत्पाद कैसे इक्वल होते हैं। इक्वल करने के लिए मैंने आपको रूल्स बताए, इन रूल्स को अच्छे से पढ़िए और जो भी बुक में आपके एनसीईआरटी, जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है, उस बुक में से रासायनिक समीकरण आप लोग लिखो। लिखने के बाद जो रूल्स मैंने अप्लाई किया है उस रूल को आप अप्लाई करिए। यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर डालें। थैंक यू।